हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि जो हमारा आज का टॉपिक है क्या है, जयशंकर प्रसाद। हमारा जो तरीका है पढ़ाने का वो क्या है कि हम चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। जैसे कोई रचना है या कोई कथन कहा गया तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो आज जो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, सभी को पता होगा कि जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और उनसे संबंधित बहुत सारे जो तथ्य हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। अगर पूछे किस काल के हैं तो किस काल के, छायावाद कवि हैं। ये क्या है, छायावादी कवि हैं। क्या है, छायावादी कवि हैं। और छायावाद का समय कितना क्या है, छायावाद का समय क्या है, 1918 से 1936 तक जो समय है वो क्या है, छायावाद के नाम से जाना जाता है। और 36 के बाद जो है 42 तक क्या है, प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद और 42 के बाद जो है 42 में ही जाके 43 में जाके क्या आता है, ये जो है तार सप्तक का संपादन करते हैं और वहीं से क्या होता है, प्रयोगवाद का आरंभ शुरू होता है। तो छायावाद का जो समय है क्या है, 1918 से 1936 है। लेकिन अगर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछे, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछे तो 1918 से क्या किए हैं, वो 38 कर दिए हैं। इसको क्या कर दिए हैं, 2 साल और बढ़ा दिए हैं, 1918 से 1938 कर दिए हैं। और छायावाद का आरंभ कब से होता है, शुरुआत किसने करी, या फिर छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछे, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग अगर पूछे तो किसने किया था, वो मुकुटधर पांडे ने किया था। मुकुटधर पांडे, क्या नाम था, मुकुटधर पांडे। इन्होंने ही क्या किया था, जबलपुर से एक पत्रिका निकलती थी 1920 में, उसी में लिखा हिंदी में छायावाद, और उसी को क्या करते हैं, हिंदी में छायावाद नाम से इन्होंने एक लेख निकाला और उसी में सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया। और छायावाद से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं सब लोगों ने दी है। जैसे डॉक्टर नगेंद्र ही कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो उन्हीं के बातों का खंडन करते हुए रामविलास शर्मा कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता है। और छायावाद को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शक्ति का नाम दिया, तो नामवर सिंह ने कह दिया कि राष्ट्रीय नव जागरण है। ऐसे ही सभी लोगों ने अपने अपने मत दिए। महादेवी वर्मा भी कहती हैं कि छायावाद प्रकृति के प्रति उद्गीत है, ऐसे कुछ उन्होंने उद्गीत नाम दिया है, उद्गीत बोला है। तो जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं। ऐसे ही सब लोगों ने अपना मत प्रकट किया है। छायावाद में अगर देखिए जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद में 3 लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा किसको कहा जाता है, जयशंकर को कहा जाता है। विष्णु किसको कहा गया, सुमित्रानंदन पंत को कहा गया। और महेश किसको कहा गया, ये निराला को कहा गया। अगर पूछे ब्रह्मा किसे कहा गया, तो जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा गया। और एक और ध्यान देना है, पूछता है छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन आता है। अगर पूछ ले बृहत्त्रयी, छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन आता है, तो याद रखना है प्रसाद पंत कौन है, और निराला। इसमें महादेवी वर्मा नहीं है। महादेवी वर्मा क्या आ जाती हैं, वो लघुत्रयी में आ जाती हैं। बृहत्त्रयी में यही 3 लोग आते हैं। जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा छायावाद में। वो कामायनी जैसे महाकाव्य की क्या करते हैं, रचना करते हैं। और कामायनी में किसका अगर पूछे कौन सा दर्शन है, तो हम कहेंगे आनंदवाद है। इसमें आनंद दर्शन है। आनंद की उन्होंने क्या की है, स्थापना करी है।
इसके बाद हम देखेंगे छायावाद में जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था अगर पूछता है तो 1889, और मृत्यु कब होती है उनकी? 1937 में। जन्म कब हुआ? 1889 में, और मृत्यु कब होती? 1937 ईस्वी में। उनकी माता का नाम क्या था? मुन्नी देवी। माता का नाम क्या था? मुन्नी देवी। पिता कौन थे? देवी प्रसाद। पिता कौन थे? देवी प्रसाद। और गुरु भी कभी कभी पूछा गया है, मोहनी लाल। गुरु कौन है? मोहनी लाल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रख लेना। झारखंडी और कलाधर उपनाम किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। ऐसे भी याद कर सकते हैं, शंकर भगवान कहाँ रहते थे? मतलब जहाँ झाल झारखंड रहता था, झाड़ियाँ रहती थी, वहीं रहते थे ना, कैलाश पर्वत पे ही रहते थे। ऐसा तो है नहीं महलों में रहते थे। तो अगर झारखंडी पूछे तो जो घास फूस है, झाल झाखर रहता है, वहाँ पे कौन रहता है? शंकर भगवान रहते हैं। तो झारखंडी किसका हुआ? जयशंकर प्रसाद का। और सभी को पता है कि शंकर में बहुत सारी कलाएं थी। वो क्या करते थे? सांप बिच्छुओं को साथ में लेके चले थे। जब उनकी शादी हो रही थी, सब लोग देख के कहते हैं कि ये मतलब कौन वर चुन लिया है कि सांप बिच्छू हाथी घोड़ा सब कोई बाराती बन गया है। तो वही है, उनके अंदर बहुत सारी कलाएं थी। तो कलाधर नाम से किसने रचनाएं लिखी पूछे तो जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की 3 शादियां होती हैं। तीनों पत्नियों की क्या हो जाती है? आज समय ही मृत्यु हो जाती है। किसी की क्षय रोग से, किसी की क्षय रोग को शायद टीबी कहा जाता है। तो ऐसे ही सब लोगों की जो मृत्यु होती है बीमारी से ही हो जाती है। और इनका परिवार क्या था? सुघनी साहू परिवार के नाम से प्रसिद्ध था। सुघनी साहू, सुघनी क्या है? जो सुरती, आज के समय में जो सुरती है वही पहले क्या कहा जाता था? सुघनी के नाम से जाना जाता था। इनका किसका व्यापार था? सुघनी का, तो सुरती का व्यापार था। एग्जाम में पूछे कि सुघनी साहू परिवार के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो जयशंकर प्रसाद। अब हम क्या करते हैं? इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को देख लेते हैं। पहली कौन सी है? उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कमानी। यही इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं इनको याद कैसे करेंगे। जैसे कि सबको को पता है झरना, आंसू, लहर, कमानी ये याद हो जाती हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछ लेता है इन सब में से तो हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। उन्हीं को हम टिक से समझते हैं, याद करते हैं। उर्वशी, उर्वशी इनकी पहले जान लेते हैं क्या है? चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य है। चंपू का मतलब जो गद्य और पद्य दोनों में हो उसे क्या कहा जाता है? चंपू कहा जाता है। ये 1909 में लिखी गई चंपू काव्य। अगर पूछे प्रथम पुस्तकाकार रचना पूछे, प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन सी है? तो कौन है वो? उर्वशी। अब देखते हैं ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद करेंगे। उर्वशी क्या करती है? उर्वशी वन में जाती हैं। वन में मिलेंगे, अगर किसी से वन में मिलेंगे तो क्या होगा? प्रेम तो होगा ही। उर्वशी क्या करती हैं? वन में मिलती हैं, प्रेम हो जाता है, प्रेम राज्य। फिर क्या करती हैं? क्या होता है? उद्धार हो जाता है। एक इसके बाद क्या है? अयोध्या का उद्धार। इसके बाद क्या है? अयोध्या का उद्धार है। अयोध्या का उद्धार होता है, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार। अयोध्या ध्यान देना, वर्तनी में ऐसे लिखा जाएगा। कभी कभी वर्तनी में भी पूछा गया अयोध्या कैसे लिखेंगे, तो आप बड़ा आना रहेगा, छोटा आ रहेगा। तो अयोध्या का उद्धार, अगर उद्धार हो गया तो क्या होगा? शोकोच्छ्वास, मतलब वहां पे स्वच्छ हवा रहेगी। स्वच्छ हवा रहेगी तो वाहन भी चलेंगे।
स्वच्छ हवा रहेगी। इसके बाद वाहन चलते हैं, बब्रू वाहन हो गया। फिर बब्रू वाहन और वहाँ कुसुम भी है, जब प्रेम राज्य है कुसुम भी है। फिर कुसुम लेके क्या करते हैं, प्रेम पथिक बन जाते हैं। कुसुम लेके क्या करते हैं, प्रेम पथिक बन गए। और फिर पथिक किसका महत्व बता रहा है, महाराणा का महत्व, कि उनका राज्य बहुत अच्छा है, महाराणा का महत्व। फिर उनका चित्र बनाता है, फिर उनका क्या करता है, महाराणा का महत्व उनका चित्र बना के बताता है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी अलग से झरना। झरना की तरह क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। निकलने के बाद फिर लहर बन गए और फिर कामायनी हो जाती है। झरना की तरह क्या निकले, आंसू निकले, फिर वो लहर में बहने लगते हैं और फिर कामायनी हो जाती है। झरना को क्या कहा जाता है, झरना को क्या कहते हैं, ये प्रथम छायावादी रचना मानी जाती है। 18 में है, 1918 और 18 से ही छायावाद का समय शुरू हो रहा है। तो झरना को क्या करते हैं, प्रथम छायावादी रचना मानी जाती है और इसे ही क्या कहते हैं, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला, प्रथम प्रयोगशाला। अगर एग्जाम में पूछा भी गया है छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला के नाम से कौन रचना प्रसिद्ध है, तो झरना प्रसिद्ध है। और आंसू ध्यान देना, ये क्या है, स्मृति काव्य माना जाता है। ये क्या है, स्मृति काव्य है। और स्मृति काव्य मतलब इसमें बहुत करुणा के साथ उन्होंने प्रदर्शित किया है। और कितने छंद हैं, 133 इसमें छंद हैं, जिसे इसे और क्या कहा जाता है, हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है, हिंदी का मेघदूत, हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है मेघदूत, जिसमें उन्होंने क्या किया है, यक्ष और यक्षिणी का विरह वर्णन है। तो वही इसमें भी विरह ही है, तो इसके लिए इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। और पूछता है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक की जो भाषा थी पहले क्या थी, ब्रज भाषा थी। 1909 में जब इसकी प्रेम पथिक जब सबसे पहले 1909 में लिखते हैं, भाषा क्या थी, ब्रज थी। लेकिन बाद में क्या होता है, इसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद कर दिया। खड़ी बोली में अनुवाद कर दिया, कितने में, 14 में। खड़ी बोली में उन्होंने 1914 में इसका अनुवाद कर दिया। ये पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान देना। और चित्राधार की भाषा क्या है, ब्रज है। इसमें भी देख रहे हैं थोड़ा सा साउंड आ रहा है ना, रा का ब्रज चित्रा, ब्रज चित्रा। तो चित्राधार की अगर भाषा पूछे तो खड़ी बोली ना कहते हैं, हम ब्रज भाषा कहेंगे। और जयशंकर प्रसाद की अगर प्रथम रचना पूछे तो क्या बताएंगे, सावन पंचक। ये छायावादी रचना नहीं थी। अगर जयशंकर प्रसाद की रचना से पूछता है, छायावाद नहीं लगाता है, तो हम क्या कहेंगे, सावन पंचक कहेंगे, जो भारतेंदु पत्रिका में, जो भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1906 में। 1906 में भारतेंदु पत्रिका में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। मैंने सबको सब बता दिया। तुलसी चंपू काव्य है, पुस्तकाकार रचना है और ये सारा। इसके बाद कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, ये सब झरना, आंसू, लहर, कमायनी। और कमायनी का जो मोस्ट कथन है, मोस्ट बातें हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी थोड़ा मेरे गले में दिक्कत हो रही है, मैं इसके आगे की जो आगे का है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कमायनी को याद रखना, कमायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। और उसको शांति प्रिय द्विवेदी ने क्या कहा है, उपनिषदों का महाकाव्य। शांति प्रिय द्विवेदी ने इसको क्या कहा है, शांति प्रिय द्विवेदी क्या कहते हैं, इसको कामायनी छायावाद का उपनिषद है, छायावाद का उपनिषद।
अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।